नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 सितंबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंडिया ने हाल ही में इस इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड में $15.46 मिलियन कंट्रीब्यूट किए। मकसद क्या है इस कंट्रीब्यूशन का? ताकि देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद की जा सके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में। ये जो इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड है, ये एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के अंतर्गत। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो ये जो फंड है ये एक बड़े फंड के अंतर्गत आता है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। और इस यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। खैर, हम बात करें इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड के बारे में। इसको सपोर्ट और लीड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इस फंड को मैनेज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के साथ कोलैबोरेट करके इस फंड को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एम जैसा हमने डिस्कस किया, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करना ताकि वो 2030 से पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकें। फंड में अभी तक देखो 37 कंट्रीज़ में 36 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा चुका है और 9 यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लास्ट में ये बोला जाता है इस फंड से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हो रहा है लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़ को, लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज़ को, और सबसे लास्ट में जो आपको दिख नहीं रहा ये है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा इस फंड से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एग्रीओटा के बारे में है। क्या है ये? ई मार्केट प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है यूएई गवर्नमेंट के द्वारा। मकसद क्या है इस ई मार्केट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का? मकसद ये है इंडियन फार्मर्स और यूएई की फूड इंडस्ट्री के बीच गैप को कम करना। इस प्लेटफॉर्म की सहायता से जो यूएई की फूड इंडस्ट्री है उनको इंडियन किसान सीधी अपनी फसल बेच सकेंगे। गैप जो है इंडिया के रूरल फार्मर्स के बीच और यूएई के फूड इंडस्ट्री के बीच, वो गैप कम होगा। हमारे किसानों को फ़ायदा ये होगा, उनको उनकी फसलों के उचित दाम मिल सकेंगे और यूएई के फूड इंडस्ट्री को फ़ायदा ये होगा वो सीधा इंडिया के किसानों से फसल खरीद सकेंगे। तो इंटरमीडियरी जो हैं उनको नुकसान होगा जो कि सारा मुनाफा खा जाते हैं बीच में, लेकिन क्रॉप्स में वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं। तो यूपीएससी अगर पूछे एग्रीओटा कौन से देश से संबंधित हैं तो आप बता सकते हो यूएई ने ये ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यूएई की पोजीशन आप देख सकते हो मैप में, ये नीचे ओमान है, यहाँ पर यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, बहरीन, इराक, ईरान, सीरिया। ऑलमोस्ट हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है मिडिल ईस्ट में मैप से संबंधित। थोड़ा सा ऊपर भी यूपीएससी चली जाती है जैसे टर्की, ब्लैक सी या फिर नीचे मैप से संबंधित क्वेश्चन आसानी से आप ठीक कर सकते हो अगर थोड़ा सा भी आप मैप को ध्यान से देख लेते हो। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, देखो लास्ट में आप एकदम से मैप को देखोगे तो वो विजुलाइज नहीं कर सकोगे। मैप को माइंड में इनकलकेट करना, नर्चर करना, ये एक स्लो प्रोसेस है। तो डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मैप आप देखोगे तो मैप आपके माइंड में प्रिंट हो जाएगा। खैर, चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स और ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। पहले बात करते हैं ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स की। वर्ल्ड के विभिन्न देशों में फूड सिक्योरिटी को मेजर करता है ये इंडेक्स। सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 2012 में। इसको मैनेज और एनुअली अपडेट किया जाता है द इकोनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इकोनमिस्ट जो एक मैगजीन है उसकी इंटेलिजेंस यूनिट है इकोनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। 2019 के इस इंडेक्स में सिंगापुर ने टॉप किया और इंडिया को स्थान मिला 72वां। कितने देशों में से? 113 देशों में से। इसके बाद ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट, इसको रिलीज किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी IFPRI। 2019 की रिपोर्ट की थीम थी रूरल रिवाइटलाइजेशन। रिपोर्ट हाईलाइट करती है
रूरल एरियाज में बढ़ते हुए क्राइसिस को एड्रेस करने के लिए अर्जेंट आवश्यकता ये है रूरल रिवाइटलाइजेशन होना चाहिए। रूरल रिवाइटलाइजेशन का मतलब देखो ये होता है रूरल एरियाज को ट्रांसफॉर्म करना, ना सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए बल्कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, यानी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कंधमाल हल्दी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो वैसे तो कंधमाल हल्दी को जीआई टैग मिल गया है, बट इस हल्दी की सेल ज़्यादा अभी भी नहीं हो रही है, जिसका एक रीज़न तो वैसे लॉकडाउन का लगना था। तो कंधमाल हल्दी के बारे में आर्टिकल आया था हिंदू में, बेसिक इन्फॉर्मेशन हम जान लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए कंधमाल हल्दी कहाँ की है? उड़ीसा की है। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है कंधमाल, वहाँ पे इस क्रॉप को कल्टीवेट किया जाता है, और जिस जोग्राफिकल एरिया में इसे कल्टीवेट किया जाता है वो हिली है और फॉरेस्ट से कवर्ड है। इस हल्दी की देखो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाता है इस हल्दी को, और एडवांस क्लाइमेट कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाती है ये हल्दी। मतलब अगर क्लाइमेट कंडीशंस ख़राब हैं फिर भी हल्दी को उगाया जा सकता है। ख़ास बात ये है, जैसा हमने डिस्कस किया, कि ऑर्गेनिकली इसे प्रोड्यूस किया जाता है बिना किसी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को अप्लाई करें, और इस हल्दी को जीआई टैग मिल चुका है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस के बारे में है। पहले तो इसी का मतलब जान लेते हैं। ये ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस है क्या? इसे देखो स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा डिजीज़ है जो पैरासाइट्स की वजह से होता है, इन्फेक्टेड सेत्से फ्लाइज के माध्यम से। फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियाँ। WHO के अनुसार स्लीपिंग सिकनेस जो है वो 36 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलता है। मतलब इस डिजीज़ के जो केसेस हैं वो 36 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ में मिलते हैं। सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ मतलब सहारा डेजर्ट के जो नीचे वाले कंट्रीज़ हैं। अगर इस डिजीज़ को ट्रीट ना किया जाए तो इससे डेथ भी हो सकती है। ये स्लीपिंग सिकनेस यानी ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस दो तरह के होते हैं। पहले फर्स्ट टाइप है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस। ये जो टाइप है स्लीपिंग सिकनेस की, ये देखो 24 कंट्रीज़ जो वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के हैं उनमें मिलने वाले पैरासाइट की वजह से होता है। और स्लीपिंग सिकनेस के टोटल जो केसेस हैं 88% तो देखो इसी टाइप के हैं। और दूसरा टाइप है स्लीपिंग सिकनेस का ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी रोडसियंस। 13 जो अफ्रीका के देश हैं, ईस्टर्न अफ्रीका के और साउथर्न अफ्रीका के, उन 13 देशों में जो पैरासाइट मिलता है उसकी वजह से ये डिजीज़ होता है। जो बाकी बचे हुए 12% केसेस हैं स्लीपिंग सिकनेस के वो इस टाइप के हैं, और ये डेटा जो है वो 2019 का है। अब बात करें कंटेक्स्ट की। अफ्रीका में देखो टोगो पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ह्यूमन अफ्रीकन ट्राइपेनोसोमाइसिस डिजीज़ को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। लोकेशन आप देख लीजिए टोगो की। वेस्ट अफ्रीका में है टोगो, वेस्ट में है घाना, ईस्ट में है बेनिन, नीचे है गल्फ ऑफ गिनी। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल चनापटना टॉयज़ के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? कोविड-19 की महामारी की वजह से चनापटना टॉयज़ इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। चनापटना टॉयज़ इंडस्ट्री कहाँ पर है? कर्नाटक में रामानागरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चन्नापटना, वहाँ पर है चनापटना टॉयज़ की इंडस्ट्री। ये टॉयज़ जो हैं खास तरह की लकड़ी से बनाए जाते हैं। जीआई टैग मिला हुआ है चनापटना टॉयज़ को। इन टॉयज़ की पॉपुलरिटी काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से चनापटना को गोम्बेगाला ओरू के नाम से भी जाना जाता है। गोम्बेगाला ओरू ऑफ कर्नाटक मतलब टॉय टाउन ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक का खिलौनों का कस्बा। परंपरागत रूप से देखो राइटिया टिंक्टोरिया ट्री की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है इस खिलौनों को बनाने में, जिन्हें आले मारा भी कहा जाता है, यानी हाथी दांत की लकड़ी। और इस टाउन में
खिलौने को बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कई तो देखो 200 साल पुराने हैं, उनको ट्रेस किया जा सकता है इवन हैदर अली और टीपू सुल्तान के ईरा से। इन टॉयज़ को बनाने में वेजिटेबल डाइज का इस्तेमाल किया जाता है, केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो ये जो टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, बच्चों के लिए सेफ़ होते हैं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा मीथेन बजट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इंटरनेशनल टीम ऑफ साइंटिस्ट ने एक अपडेट पब्लिश की है ग्लोबल मीथेन बजट के बारे में एज ए पार्ट ऑफ ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट। तो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे। और क्वेश्चन देखो मीथेन के बारे में पूछा जा सकता है। काफ़ी बार यूपीएससी मीथेन और इससे संबंधित दूसरे जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेती हैं। पहले हम एनुअल ग्लोबल मीथेन एमिशंस की बात करें। इस रिपोर्ट में कहा गया है 2008 से लेकर 2017 के बीच का जो दशक था, इसमें ग्लोबल मीथेन एमिशंस रहा 570 मिलियन टन्स, जो कि अर्ली 2000s के मुकाबले में 5% ज़्यादा है। मतलब एमिशन जो है मीथेन का पहले के अपेक्षाकृत ज़्यादा हो रहा है। ये एस्टिमेट लगाया गया इस ग्लोबल मीथेन बजट में। वेटलैंड्स लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्स हैं मीथेन का। वेटलैंड्स के साथ साथ दूसरे सोर्सेज जैसे एग्रीकल्चर, वेस्ट एंड फॉसिल फ्यूल्स, ये सब मिला के मीथेन के एमिशन में 60% कंट्रीब्यूट करते हैं। वैसे तो वेटलैंड्स जो हैं ग्लोबल मीथेन के बजट में 20 से लेकर 30% तक कंट्रीब्यूट करते हैं, बट एमिशंस हर जगह सेम नहीं है। लैटिट्यूड्स के हिसाब से एमिशन वेरी करता है। जैसे देखो ट्रॉपिकल एरियाज में मीथेन का एमिशन ज़्यादा होता है वेटलैंड से, जबकि हायर लैटिट्यूड्स में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे पोल्स की तरफ या फिर टेम्परेट जोन्स में मीथेन का एमिशन कम होता है। मीथेन के बारे में बेसिक जानकारी डिस्कस करें। मीथेन देखो एमिट होती है काफ़ी सारे मैन मेड सोर्सेज से, जैसे लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल्स या फिर नेचुरल सिस्टम, फॉर एग्जांपल वेटलैंड्स। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जिसको ह्यूमन बींग्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं CO2 के बाद। इवन प्री इंडस्ट्रियल ईरा से एटमॉस्फेरिक मीथेन की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ती जा रही है और क्लाइमेट चेंज का ये भी एक मेजर रीज़न है। कार्बन डाइऑक्साइड तो देखो एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक इंट्रेंस्ड रहती है, मौजूद रहती है, बट इसके विपरीत मीथेन का जो लाइफ टाइम है एटमॉस्फेयर में छोटा होता है। अगर हम एमिशंस में मेजर चेंजेस लेके आ जाएं तो एटमॉस्फेयर से तो मीथेन को क्विकली रिमूव किया जा सकता है। लास्ट में बात करें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्वांटिफाई करती है कितना ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस हो रहा है और उनके कारण क्या है। मतलब एमिशंस को मेजर करने की कोशिश की जाती है कि कितना एमिशन हो रहा है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में। इस प्रोजेक्ट में जो मेजर ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों के ग्लोबल बजट शामिल हैं। जैसे देखो ये जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया इसका तो कंटेक्स्ट भी यही है ना कि ग्लोबल मीथेन बजट के ऊपर अपडेट किया गया और ग्लोबल मीथेन बजट जो है ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो जैसे ग्लोबल मीथेन प्रोजेक्ट को रिलीज़ किया जाता है ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक उसी प्रकार से ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड प्रोजेक्ट को और ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोजेक्ट को भी रिलीज़ किया जाता है। इस प्रोजेक्ट का मेन जो मकसद है वो है कार्बन साइकिल को पूरी तरह से समझना। ये प्रोजेक्ट काफ़ी सारे एमिशन एक्सपर्ट्स, अर्थ साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट को एक मंच पर लेके आता है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस की जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है इस समस्या को एड्रेस किया जा सके। करंटली चेयरमैन कौन है ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए। पहली स्टेटमेंट है इंडिया UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड। ये डेडिकेटेड फैसिलिटी है WHO के अंदर जिसे सपोर्ट और लीड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। गलत स्टेटमेंट। ये डेडिकेटेड फैसिलिटी WHO के अंदर नहीं है, ये है यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर साउथ कोऑपरेशन के अंतर्गत। पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट चन्नापटना टॉयज़ के बारे में गलत है, ये कर्नाटक के टॉयज़ हैं ना कि तमिलनाडु के। तीसरी स्टेटमेंट मीथेन हैज़ ए
लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम देन CO2 इन द एटमॉस्फेयर, मतलब ज़्यादा समय तक मीथेन जो है एटमॉस्फेयर में टिकी रहती है एज कंपेरिजन टू CO2। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। CO2 ज़्यादा समय तक टिकती है एटमॉस्फेयर में, ना कि मीथेन। चौथे नंबर पे एग्रीओटा, ये ई मार्केट एग्रीकल्चर कमोडिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया है UAE गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इंडियन फार्मर्स और UAE की फूड इंडस्ट्री के बीच गैप को कम किया जा सके। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारी आज के इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।